हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तपस्वी और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्जाम तपस्वी पे, जो कि है सफलता की राह में आपका साथी। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने हमारे सुपर कोल 150 सीरीज की पार्ट 1 वीडियो देखी थी, जिसमें कि हमने 30+ MCQ सॉल्व किए थे कोल के ऊपर। आज हम इस पार्ट 2 में भी कोल के ऊपर 30+ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ सॉल्व करेंगे। ये MCQ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो NCL का एग्जाम हो, चाहे वो कोल इंडिया का एग्जाम हो, और चाहे वो GS के पॉइंट ऑफ व्यू से कोल से रिलेटेड टॉपिक हो। और NCL HEMM के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन क्वेश्चंस से, सिर्फ कोल से रिलेटेड क्वेश्चन से आपको कम से कम 4 से 5 नंबर मिल जाने हैं। यूं तो ये नंबर ज्यादा नहीं है, मगर आपका कट ऑफ बनाने में, एग्जाम क्लियर कराने में इतने नंबर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो क्वेश्चंस को मिस मत करिएगा, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ कोल डिपॉजिट्स फाउंड ऑन अर्थ? पृथ्वी पर पाए जाने वाले कोयले के भंडार की अनुमानित आयु कितनी है? यानी हमारी धरती माता की उम्र जो हुई है, उससे कितने समय बाद हमारा कोयला आया है। तो हमारी धरती माता अरबों नहीं, फिर भी करोड़ों साल पुरानी है। उसके बहुत समय बाद बहुत वन सेल जानवर आए, फिर बहुत सारे मल्टी सेल जानवर आए, पानी में जीवन की शुरुआत हुई, फिर वो धीरे धीरे जीव जंतु धरती पे आए, और धरती पे आने के बाद वो विकसित हुए, फिर धीरे धीरे डायनासोर और बड़े बड़े जानवर धरती पे आए। फिर एक समय बाद आकाश से एक एस्ट्रॉइड आकर धरती पे टकराया, और ये सारे जानवर, बड़े जानवर, लगभग धरती पे रहने वाले 90% टाइप के जानवर विलुप्त हो गए। और इतने सालों में क्या हुआ, ये धरती के नीचे लेयर बाय लेयर दबते गए। डायनासोर के अवशेष, उन्हीं के साथ उस समय के पेड़ पौधों के अवशेष, और समय समय पे प्लेट्यूज, चट्टाने आपस में टकराती गईं। ये नीचे चलते गए, इनके ऊपर और परतें चढ़ती गईं, जिन्हें हम ज्योग्राफी में टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इनके मूवमेंट से ये और नीचे चलते गए और ऊपर धरती पे परत जमती गई। और समय के साथ जो ये बड़े जानवरों के अवशेष वगैरह थे, उनसे समय के साथ प्रेशर के प्रभाव से, टेम्परेचर के प्रभाव से हमारा कच्चा तेल, जिसे हम कहते हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल वगैरह निकलता है, उसकी उत्पत्ति हुई। और जो ये पेड़ पौधे, वनस्पति थे, समय के साथ दबाव के कारण, बहुत टेम्परेचर के कारण, ये जगह जगह पे इनसे कोयले का फॉर्मेशन हुआ। कोयला धरती के बहुत नीचे होता है, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी होती है। तो ये 5 साल 10 साल की बात नहीं होती है, इनमें बहुत समय लग जाता है इनके फॉर्मेशन में। कितना समय लगा इनके फॉर्मेशन में? इंसानों को आए मुश्किल से ज्यादा नहीं 10,000 साल हो रहे हैं। जब इंसान अच्छे से अपने आप को विकसित कर लिया, ऊर्जा को अपने अनुकूल यूज करने लगा, उसको तो मात्र अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए। तो हम तो नए नए हैं, मगर ये कोयला बहुत पुराना है। बताइए, कोयले की उम्र लगभग क्या है? अप्रोक्सीमेट एज क्या है कोल डिपॉजिट का जो धरती के अंदर पाया जाता है? क्या वो हजारों वर्ष पुराना है, लाखों वर्ष पुराना है, अरबों वर्ष पुराना है, या दसियों हजार वर्ष पुराना है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। पृथ्वी पर पाए जाने वाला कोयले का भंडार की अनुमानित आयु लगभग लाखों वर्ष की हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट जियोलॉजिकल एरा इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट कोल डिपॉजिट्स? अधिकांश कोयला भंडारों के निर्माण का संबंध किस भूवैज्ञानिक युग से है? फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पृथ्वी पे कालखंड कैसे कैसे बीतता गया, किस युग में डायनासोर बने, कोयला बना, फिर आइस एज आया, आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। तो ये सब अलग अलग युगों के दौरान हुआ, कालखंड के दौरान हुआ। तो जो कोयला के भंडार हैं, उनका फॉर्मेशन, उनका निर्माण हम किस कालखंड से, किस इरा से संबंधित मानते हैं? क्या वो सेनोजोइक इरा है, क्या वो मेसोजोइक इरा है, क्या वो पैलियोजोइक इरा है, या फिर वो प्री कैम्ब्रियन इरा है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसा हमेशा कहता हूं, ऑप्शन बताने के बाद वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर कमेंट में दीजिए, और फिर मिलाइए कि आपका आंसर सही है या गलत। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में हमें बताइए कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस सही हुए आउट ऑफ टोटल क्वेश्चंस। अगर आपके सही आंसर्स ज्यादा हैं तो वेरी गुड, अगर गलत आंसर ज्यादा हैं तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। वीडियो को 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितने बार हो सके देखिए, अपने माइंड में इन क्वेश्चंस को सेट कर लीजिए, बिठा लीजिए, क्योंकि कोल से रिलेटेड क्वेश्चंस से आपको एग्जाम में 4 से 5 नंबर मिलने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, बताने की कोशिश कीजिए इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन सी, पैलियोजोइक एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल कंबशन दैट कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स? निम्नलिखित में से कौन सा कोयला दहन का उत्पाद है जिसका उपयोग निर्माण सामग्री में किया जा सकता है? क्या वो फ्लाई ऐश है, क्या वो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस है, क्या वो मीथेन है, या वो लाइमस्टोन या चूना पत्थर है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्लाई ऐश। मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था लास्ट वीडियो में, कोयले के दहन के पश्चात जो राख बचती है, ऐश बचता है, उसका उपयोग निर्माण सामग्री के लिए, ईंटें बनाने में, ब्रिक्स बनाने में होता है, और साथ ही इसका उपयोग कई सारी सीमेंट कंपनियां सीमेंट में मिक्स करने के लिए करती हैं। और ये दोनों कंपोनेंट्स, ब्रिक्स और सीमेंट, निर्माण
सामग्री के लिए उपयोगी होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, फ्लाई ऐश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी इन्वायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद कोल माइनिंग इन माउंटेनियस रीजन्स? पर्वतीय क्षेत्रों में कोयला खनन से जुड़ी प्राथमिक पर्यावरणीय चिंता क्या है? क्या ये वायु प्रदूषण पर्यावरणीय चिंता है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, जल प्रदूषण, पर्यावास का विनाश, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या ध्वनि प्रदूषण? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्वतीय क्षेत्रों में कोयला खनन से जुड़ी पर्यावरणीय चिंता है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच टाइप ऑफ कोल इज ऑफन यूज्ड इन होम हीटिंग एंड हैज रिलेटिवली लो कार्बन कंटेंट? किस प्रकार का कोयला अक्सर घरेलू तापन में उपयोग किया जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है? यानी अक्सर ठंडियों में जो गरीब देहात के लोग या कहीं गांव के लोग जिनके आसपास कोयला होता है वो उठाकर ले आते हैं, उसे जलाते हैं और उसकी गर्मी से अपनी ठंड दूर करते हैं, या उसका उपयोग चूल्हों में करते हैं खाना पकाने के लिए, और उसमें माना जाता है कि कार्बन की कंटेंट कम होती है। तो वो किस प्रकार का कोयला है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या सब बिटुमिनस, उप बिटुमिनस? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उप बिटुमिनस या सब बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कोल into smaller sizes for more efficient combustion called? अधिक कुशल दहन के लिए कोयले को छोटे आकार में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन या माइनिंग, धुलाई, वॉशिंग, आकार देना, साइजिंग या कुचलना, क्रशिंग? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुचलना या क्रशिंग। फ्रेंड्स अभी कुछ दिनों पहले मैंने कहा था कि मैं आपको एनसीएल का टूर दूंगा। मैं एनसीएल गया था, उसकी कुछ मैंने शॉर्ट्स चैनल पे अपलोड किए हैं। उसका लॉन्ग वीडियो अभी मैंने चैनल पे अपलोड नहीं किया है, जल्दी ही मैं चैनल पे अपलोड करूंगा व्लॉग की तरह, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कैसा था एनसीएल का मेरा सफर और मैंने क्या क्या देखा। उसी दौरान मैंने एक मशीन देखी जो इस तरह थी, ये रोटर वहां लगे हुए थे, इसमें जो कोयला था यहाँ तक बड़े डंपर उसे लाते थे और यहाँ डंप करते थे, इसमें कोयला गिरता था और यहाँ वो क्रश होता था और एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते थे। देन ये कोयला बेल्ट के जरिए या कह सकते हैं सीएचपी के जरिए, कोल हैंडलिंग प्लांट के जरिए ऊपर मशीन्स में भेजा जाता था और आगे जाता था। तो इस प्रोसेस को, कोयले को छोटे टुकड़ों में तोड़ने को ही क्रशिंग कहते हैं, कुचलना कहते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच गैस कॉमनली फाउंड इन कोल माइंस पोजेस अ सीरियस हेल्थ रिस्क टू माइनर्स ड्यू टू इट्स ऑर्डरलेस एंड कलरलेस नेचर? आमतौर पर कोयला खदानों में पाई जाने वाली कौन सी गैस अपनी गंधहीन यानी जिसका कोई स्मेल नहीं होता और रंगहीन प्रकृति के कारण जिसका कोई कलर नहीं होता, खनिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है? ये फ्रेंड्स मैंने क्लास 8th की साइंस में ये क्वेश्चन पढ़ा था। उम्मीद है आपको इसका जवाब पता होगा। अगर आपने क्लास 8th में अच्छे से साइंस पढ़ा होगा तो बताइए फ्रेंड्स कौन सी गैस है वो? क्या वो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है या हाइड्रोजन सल्फाइड है? तो फ्रेंड्स अगर कॉमन सेंस लगाया जाए तो आप साफ तौर पे बता सकते हैं कि भाई कोयला खदान में ऑक्सीजन तो निकलेगा नहीं। दैट मीन्स इन 3 ऑप्शन के बीच ही कंपटीशन है, इन तीनों में से ही इसका सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मीथेन। वो गैस है जिसका कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होता और श्वास में जाने पर किसी खनिक की, किसी इंसान की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। ओके फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कोल? विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक देश कौन सा है? क्या वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है या रूस है? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर बताने की कोशिश करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ओके फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग लैंड दैट हैज बीन माइंड फॉर कोल टू इट्स नेचुरल स्टेट? कोयले के लिए खनन की गई भूमि को उसकी प्राकृतिक अवस्था में बहाल करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कई बार फ्रेंड्स जहां हमें पता चलता है कि जमीन के नीचे कोयला है तो बड़े बड़े मशीनों से ऊपर की सारी मिट्टी वट्टी सब हटा दिया जाता है, पेड़ों को काट दिया जाता है और कोयला निकाल लिया जाता है। जब वहां का कोयला फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वापस से उस मिट्टी को वहां फिलिंग करके धीरे धीरे कोशिश किया जाता है उसे पहले जैसा कर सके, पेड़ लगाया जा सके, पुरानी हैबिटेट वहां दोबारा कंटिन्यू की जा सके। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? क्या उसे हम पुनर्ग्रहण या रिक्लेमेशन कहेंगे, बहाली रिस्टोरेशन कहेंगे, नवीनीकरण रिनोवेशन कहेंगे या फिर निवारण रिमेडिएशन कहेंगे? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इस प्रक्रिया को कहेंगे हम पुनर्ग्रहण या रिक्लेमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ कोल हैज द हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट एंड इज ऑफन यूज्ड इन पावर प्लांट्स? किस प्रकार के कोयले में ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक होती है और इसका उपयोग अक्सर बिजली संयंत्रों में किया जाता है? क्या एंथ्रेसाइट में, बिटुमिनस में, उप बिटुमिनस में या लिग्नाइट में? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिटुमिनस। तो फ्रेंड्स इसके साथ एक क्वेश्चन आता है माइंड में मेरे, बताइए हमारे इंडिया में, हमारे भारत में कौन से प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है? क्या वो एंथ्रेसाइट है, क्या वो बिटुमिनस है, सब बिटुमिनस है, लिग्नाइट है? इनमें से कौन सा प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे देश भारत? इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताएंगे और अगर नहीं पता है तो वो भी बताएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ कोल लिक्विफैक्शन? कोयला द्रवीकरण का प्राथमिक उपयोग क्या है? बिजली उत्पन्न करना
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सिंथेटिक ईंधन का उत्पादन, प्रोड्यूसिंग सिंथेटिक फ्यूल्स, स्टील बनाने में, या फिर जल शुद्धिकरण करने में, वाटर प्यूरिफिकेशन करने। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोयला द्रवीकरण, कोल लिक्विफैक्शन का प्राथमिक उपयोग है सिंथेटिक ईंधन का उत्पादन में फॉर producing synthetic fuels. Next question, question number 12. Which process involves heating coal in the absence of air to break it down into volatile gases, liquids and char? चार यानी चारकोल। किस प्रक्रिया में कोयले को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करके उससे वाष्पशील गैसें, तरल पदार्थ और चार में तोड़ दिया जाता है, चारकोल में तोड़ दिया जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा? क्या वो दहन के द्वारा होता है, कार्बोनाइजेशन द्वारा होता है, गैसीकरण द्वारा होता है, या पायरोलिसिस द्वारा होता है? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर बताने की कोशिश करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पायरोलिसिस। Next question, question number 13. Which of the following is not a major use of coal tar, a byproduct of coal processing? कोयला प्रसंस्करण के उत्पाद कोयला टार का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उपयोग नहीं है? क्या इससे सड़क पक्की करने में उपयोग नहीं होता है? क्या इसका उपयोग रसायन निर्माण में, केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता है? क्या इसका उपयोग खाद्य संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन में नहीं होता है? या फिर इसका उपयोग रूफिंग मटेरियल्स या छत सामग्री में नहीं होता है? कहाँ नहीं यूज होता है फ्रेंड कोल टार? बताइए फ्रेंड्स। कोल टार जिसे आप अपनी देसी भाषा में अलकतरा, डामर ये सब कहते हैं, काली चिपचिपी सी लिक्विड होती है। बताइए फ्रेंड्स कहाँ यूज नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन सी, खाद्य संरक्षण में, फूड प्रिजर्वेशन में इसका उपयोग नहीं होता है। बाकी जगहों पे, बाकी ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वहां पे इनका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ सल्फर इमिशंस फ्रॉम बर्निंग कोल? कोयला जलाने से होने वाले सल्फर उत्सर्जन का प्राथमिक स्रोत क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, कार्बन मोनोऑक्साइड CO? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कोल इट्स ब्लैक कलर? कोयले को काला रंग देने के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? जिस प्रकार आपके ब्लड को उसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण मिलता है, सॉरी ये हीमोग्लोबिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आप तो जानते ही हैं मेरी राइटिंग डॉक्टर की तरह, मैं बॉडी को और स्टडी को मिला के पढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स बताइए, खून को लाल करने के लिए खून में हीमोग्लोबिन होना चाहिए, कोयले को काला करने के लिए कोयले में क्या होना चाहिए? किस वजह से उसका रंग काला होता है? कार्बन के कारण, हाइड्रोजन के कारण, सल्फर के कारण या ऑक्सीजन के कारण? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड सल्फर फ्रॉम कोल बिफोर इट इज बर्न्ड? कोयले को जलाने से पहले उसमें से अशुद्धियां और सल्फर निकालने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण का क्या नाम है? क्या उसे स्क्रबर कहते हैं, भस्मक इंसिनरेटर कहते हैं, डिसाल्टर कहते हैं या रिएक्टर कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसे कहते हैं स्क्रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच गैस इज ऑफन यूज्ड इन अंडरग्राउंड कोल माइंस टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन्स? भूमिगत कोयला खदानों में विस्फोटों को रोकने के लिए अक्सर किस गैस का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, जब भूमिगत खदान बनते हैं वहां पे बहुत सारे तत्वों के मौजूदगी के कारण अलग अलग प्रकार की गैस निकलते हैं। जैसे कोल माइंस में मीथेन का रिसाव होता है जो कि कलरलेस, टेस्टलेस गैस होती है, और यदि कोई इंसान उसे श्वसन के जरिए लेता है तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। और ये गैस या ऐसे अन्य गैस खदानों के अंदर एक्सप्लोजन या विस्फोट का कारण भी बन सकते हैं। मगर किस गैस द्वारा उसका उपयोग करके इस प्रकार के विस्फोटों को रोका जा सकता है? क्या ऑक्सीजन द्वारा, नाइट्रोजन द्वारा, मीथेन द्वारा या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा? फ्रेंड्स कॉमन सेंस का यूज करिए, आपको पता ही होगा ऑक्सीजन जो है वो अपने आप में ज्वलनशील गैस है। कहीं भी आग लगती है उसे बढ़ने के लिए, भड़कने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। मीथेन के बारे में मैंने बता दिया कि ये भी कारण बन सकता है किसी दुर्घटना का, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी रेस से बाहर है। तो बताइए सही उत्तर क्या हो सकता है? आपके पास दो ऑप्शन बचे, हमने आपके लिए 50-50 कर दिया। अब आप इसका सही उत्तर बताएं या फिर आप फोन अ फ्रेंड यूज करना चाहेंगे। तो कंप्यूटर महाशय कॉल लगाया जाए तपस्वी को। हाँ तो तपस्वी जी, कौन सा गैस भूमिगत कोयला खदान में विस्फोट को रोकने के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है भूमिगत खदान में विस्फोट को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, What is the primary component of coal bed methane, a type of natural gas found in coal seams? coal bed methane कोयला परतों में पाई जाने वाली एक प्रकार की प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? ये भी फ्रेंड्स आपकी क्लास 8th की साइंस का क्वेश्चन है, कोशिश करें इसका सही उत्तर देने का। इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, What is the name of process used to turn coal into fine powder before it is burned in a power plant? बिजली संयंत्र में जलाने से पहले कोयले को बारीक पाउडर में बदलने की प्रक्रिया का क्या नाम है? गैसीकरण, द्रवीकरण, चूर्णीकरण या जिसे पल्वराइजेशन भी कहते हैं, या कार्बोनाइजेशन? फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे कोयले के टुकड़े होते हैं, उसको फर्दर और कैसे और छोटे बारीक पाउडर में बदला जाता है।
बिजली संयंत्र में जलाने से पहले, ताकि वो अच्छे से दहन हो सके, अच्छे से उसका कंबशन हो सके। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन सी, चूर्णीकरण, पल्वराइजेशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। What is the primary factor that determine the rank of coal? कोयले की श्रेणी निर्धारित करने वाला प्राथमिक कारक क्या है? उसकी उम्र, उसका रंग, उसमें नमी की मात्रा, या उसमें पाया जाने वाला ऊर्जा सामग्री, एनर्जी कंटेंट। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है उसमें पाया जाने वाला ऊर्जा सामग्री, एनर्जी कंटेंट। तो फ्रेंड्स मुझे बताइए, रैंकिंग के आधार पे, श्रेणी के आधार पे सबसे बेस्ट टाइप का जो कोयला होता है वो कौन सा टाइप का कोयला होता है? इसका जवाब मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा, और हाँ, कमेंट्स में बताने के साथ इसका डिटेल बताइएगा कि ये कोयला है, ऐसा है। क्योंकि पीछे आपको मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कमेंट में बताने का, हो सकता है उसका जवाब आप कमेंट में दें और लोग बाय मिस्टेक इस क्वेश्चन का जवाब समझ जाएं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विच इन्वायरमेंटल इंपैक्ट इज एसोसिएटेड विद माउंटेन टॉप रिमूवल कोल माइनिंग? पर्वतारोहण कोयला खनन से कौन सा पर्यावरणीय प्रभाव जुड़ा है? जमीन का धंसना, मृदा अपरदन, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कोल स्लरी ऑफन यूज्ड इन कोल ट्रांसपोर्टेशन? कोयला परिवहन में अक्सर उपयोग किए जाने वाले कोयला घोल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कोयले की धूल को कम करने के लिए, दहन की दक्षता को बढ़ाने के लिए, सल्फर को निकालने के लिए, या फिर बिजली का उत्पादन करने के लिए? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोयले की धूल को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। विच टाइप ऑफ कोल माइनिंग इन्वॉल्व्स डिगिंग टनल्स और शाफ्ट्स इनटू द ग्राउंड टू एक्सेस कोल सीम्स? किस प्रकार के कोयला खनन में कोयला परतों तक पहुंचने के लिए जमीन में सुरंगे या शाफ्ट खोदना शामिल है? पट्टी खनन, स्ट्रिप माइनिंग में, सतही खनन, सरफेस माइनिंग में, भूमिगत खनन, अंडरग्राउंड माइनिंग में, खुले गड्ढे में खनन, ओपन पिट माइनिंग? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूमिगत खनन में, अंडरग्राउंड माइनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज अ ग्रीन हाउस गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग द कॉम्बशन ऑफ कोल? निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयले के दहन के दौरान निकलने वाली ग्रीन हाउस है? क्या वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है? ये भी फ्रेंड्स क्लास 8th का क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो क्लास 8th की साइंस में। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोल गैसिफिकेशन? कोयला गैसीकरण का प्राथमिक कार्य क्या है? तरल ईंधन का उत्पादन करने के लिए, कोयले की धूल बनाने के लिए, कोयले में कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए, सल्फर उत्सर्जन को कम करने के लिए, टू रिड्यूस सल्फर इमिशन? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तरल ईंधन का उत्पादन करने के लिए, टू प्रोड्यूस liquid fuels. Next question number 26. What type of coal mining is associated with removing coal from the surface with least environmental impact? किस प्रकार का कोयला खनन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ सतह से कोयले को हटाने से जुड़ा है? भूमिगत खनन, गहरा खनन, डीप माइनिंग, खुले गड्ढे में खनन, ओपन पिट माइनिंग, या उपसतह खनन, सब सरफेस माइनिंग? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खुले गड्ढे में खनन, ओपन पिट माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a potential hazard associated with abandoned coal mines? निम्नलिखित में से कौन परित्यक्त कोयला खदानों से जुड़ा संभावित खतरा नहीं है? धसाव, जल प्रदूषण, मीथेन उत्सर्जन, जैव विविधता में वृद्धि, इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जैव विविधता में वृद्धि, इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी। बाकी जो ऑप्शन है वो जहां कोयला खदान बंद हो जाती है, खाली हो जाती है, वहां उस क्षेत्र से जुड़े संभावित खतरे हैं उनके बारे में है। जैसे वहां खतरा क्या हो सकता है? धसाव का खतरा हो सकता है, वहां पे जल प्रदूषण का खतरा हो सकता है, जल भर जाएगा अगर तो, और वहां मीथेन उत्सर्जन का, मीथेन इमिशन का भी खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स नंबर 28। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कोल ब्लेंडिंग? कोयला सम्मिश्रण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कोयले में कार्बन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, सल्फर उत्सर्जन को कम करने के लिए, दहन दक्षता में सुधार करने के लिए, या कोयले की ऊर्जा सामग्री को कम करने के लिए, टू डिक्रीज कोल एनर्जी कंटेंट? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दहन दक्षता में सुधार करने के लिए, टू इंप्रूव combustion efficiency. Next question number 29. What is the term for the process of removing coal from the earth's surface by removing layers of soil and rock? पृथ्वी की सतह से मिट्टी और चट्टान की परतों को हटाकर कोयला निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऐसा फ्रेंड्स अक्सर वहां होता है जहां पे कोयले का लेवल ज्यादा जमीन के अंदर ना हो, ऊपर ही 100-200 मीटर पे कोयला मिल जाए, जैसे कि एनसीएल के खदानों में जहां पे आमतौर पर ओपन कास्ट माइनिंग होती है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गहरा खनन, पर्वत शिखर हटाने का खनन, माउंटेन टॉप रिमूवल माइनिंग, पट्टी खनन, स्ट्रिप माइनिंग, या फिर लंबी दीवार का खनन, लॉन्ग वॉल माइनिंग? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माउंटेन रिमूवल माइनिंग इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। विच टाइप ऑफ कोल इज ऑफन यूज्ड इन इंडस्ट्रियल बॉयलर्स एंड इज नोन फॉर इट्स मीडियम एनर्जी कंटेंट? किस प्रकार का कोयला अक्सर औद्योगिक बॉयलरों में उपयोग किया जाता है और अपनी मध्यम ऊर्जा सामग्री के लिए जाना जाता है? क्या वो एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, सब बिटुमिनस है,
या फिर लिग्नाइट है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उप बिटुमिनस या सब बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन, अ मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम कोल? कोयले से प्राप्त पदार्थ सक्रिय कार्बन का प्राथमिक उपयोग क्या है? इसके बारे में फ्रेंड्स आपने पिछले कुछ समय से बहुत सुना होगा। एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करके क्या बनाया जाता था, क्या बनाया जाता है? अक्सर इससे रिलेटेड आपने टीवी में एड्स भी देखे होंगे। क्या बनता है फ्रेंड्स इससे? ईंधन जल शुद्धिकरण के लिए यूज होता है, फर्टिलाइजर में यूज होता है, या फिर रूफिंग मटेरियल छत सामग्री में यूज होता है? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जल शुद्धिकरण के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इसका यूज होता है। अक्सर आपने टीवी पे इस टर्म का यूज सुना होगा, पॉन्ड्स फेस वॉश। लड़कियों के फेस वॉश में एक्टिवेटेड कार्बन है, एक्टिवेटेड चारकोल युक्त है। इससे, इस करिया से सब्सटेंस से, ब्लैक से सब्सटेंस से वो उम्मीद करती हैं कि हम चिकन, गोरे, फेयर एंड लवली हो जाएंगी। जिस प्रकार से वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इसका यूज होता है, उसी से वो टर्म एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड चारकोल एक पर्यायवाची बन गया है, क्लीन एंड क्लियर करने से रिलेटेड। और उसका उपयोग हमने सुना है फेस वॉश जैसी चीजों में दिखाता है कंपनी करती है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच टाइप ऑफ कोल माइनिंग इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग हॉरिजॉन्टल टनल्स यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट कोल फ्रॉम सीम्स? किस प्रकार का कोयला खनन सीमों में कोयला निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली लंबी क्षैतिज सुरंगों से जुड़ा है? कोल सीम फ्रेंड्स कहते हैं कोल की लेयर को, जो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लेयर, अलग अलग लेवल पे होती हैं। जैसे जमीन के नीचे कहीं कोयला इस लेवल पे मिल जाएगा आपको, तो उससे थोड़ी दूरी पे इतने लेवल पे होगा, तो इसे हम कोल सीम कहते हैं। तो कौन सा फ्रेंड्स टर्म यूज होता है? हॉरिजॉन्टल टनल्स, लंबी क्षैतिज सुरंग के द्वारा कोयला खनन से रिलेटेड है। क्या उसे दस्ता खनन कहते हैं, शाफ्ट माइनिंग कहते हैं, कक्ष एवं स्तंभ खनन, रूम एंड पिलर माइनिंग कहते हैं, बहाव खनन, ड्रिफ्ट माइनिंग मेथड कहते हैं, या रिट्रीट माइनिंग, पीछे हटना खनन कहते हैं? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है, इसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट माइनिंग। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने हमारे कोल सुपर 150 प्लस का पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया। हमने 30 प्लस MCQ कोल के ऊपर सॉल्व कर लिए। अगले वीडियो जो कि कोल सुपर 150 प्लस का पार्ट 3 होगा, उसमें हम फिर से कोयले के ऊपर 30 प्लस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स इन वीडियोस को मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके ये कोयले से रिलेटेड एग्जाम या फिर जिसमें कोयले से रिलेटेड GS के क्वेश्चन बन सकते हैं, वहां बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नॉर्मली क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे इन 150 प्लस क्वेश्चन से, और आपके लिए ये एग्जाम में बढ़त बनाने के लिए 4 से 5 नंबर दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, अपना बेशकीमती लाइक जरूर दें। टारगेट करते हैं फ्रेंड्स हम 50 प्लस लाइक्स का इस वीडियो पे। अपने फ्रेंड्स जो ऐसे किसी एग्जाम को दे रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर जरूर करें। अपने क्वेरीज और क्वेश्चंस हमें कमेंट के माध्यम से पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।